आज हम इस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुद्रा परिवर्तनीयता। मुद्रा परिवर्तनीयता के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए और इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो भी आपको पता होगी, तो आप किसी भी प्रकार के सवाल को आसानी से कर पाओगे। मुद्रा परिवर्तनीयता का मतलब है कि एक देश की मुद्रा जैसे मान लो इंडिया हो गया, इसकी मुद्रा है रुपया, ठीक है ना, और दूसरा बी देश, इसका मान लेते हैं हम यूएस है, इसकी मुद्रा है डॉलर। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ एक्सचेंज करने में, मतलब रुपये को डॉलर में, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करने में, है ना, किसी भी प्रकार की कोई सीमा ना हो, कोई बाधा ना हो, तो उसे बोलते हैं मुद्रा परिवर्तन। या मतलब उसको मुद्रा परिवर्तन बोलते हैं कि उसको आसानी से बदला जा सके। लेकिन उसके दो रूप होते हैं, एक होती है आंशिक परिवर्तनीयता और एक होती है पूर्ण परिवर्तनता। आंशिक परिवर्तनता का मतलब है कि परिवर्तन हो सकता है, मुद्रा को एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन सीमाएं कुछ विशेष क्षेत्रों के यूज में ही उसको कर सकते हो। और पूर्ण परिवर्तनता का मतलब है कि आप उसको किसी भी प्रकार के यूज के लिए उसको चेंज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो आंशिक परिवर्तन की बात करें तो इसके अंतर्गत बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत आपको पता है, कल जैसे आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा, इसके अंदर दो खाते होते हैं, करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो इसमें ऐसे है कि करंट अकाउंट में अगर देखें तो इसमें करंट अकाउंट में आपको जो व्यापार खाता है उसमें अगर व्यापार करते टाइम अगर आपको मुद्रा का एक्सचेंज करना है तो आपको कोई सीमा नहीं है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में आपको सीमा है, आप एक सीमा तक ही एक्सचेंज कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं आंशिक मुद्रा परिवर्तन। और पूर्ण मुद्रा परिवर्तन का मतलब है कि बीओपी के समस्त घटक, जैसे कैपिटल अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, समस्त घटकों में हर मत पर आप मुद्रा को बिना किसी प्रतिबंध के एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे देश की मुद्रा के साथ, बिना किसी अवरोध के एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे देश के साथ, तो उसे बोलते हैं मुद्रा की पूर्ण परिवर्तन, ठीक है ना। अर्थात रुपये को कितने ही रुपये हो उसको डॉलरों में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई सीमा नहीं होगी इसकी, और डॉलर को रुपये में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होगी, कोई प्रतिबंध नहीं होंगे, तो उसको बोलते हैं पूर्ण परिवर्तन। और आंशिक के मतलब कुछ सीमाएँ होती हैं, कुछ लिमिटेशन रखे जाते हैं उसके अंतर्गत। तो भारत में अगर देखें आज, तो भारत में मुख्य रूप से आंशिक परिवर्तनता है। अभी तक भारत में पूर्ण परिवर्तनता को स्वीकार नहीं किया गया है। उसका रीज़न यह है कि पूर्ण परिवर्तन का मतलब होता है कि आपको कैपिटल अकाउंट और आपको करंट अकाउंट में रुपये को डॉलर में या किसी अन्य विदेशी मुद्रा में एक्सचेंज करने के लिए कोई सीमा ना हो, यानी कि अनलिमिटेड आप एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन भारत ने अभी तक अपने आंशिक परिवर्तनता को अपना रखा है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनता होने के लिए आपके पास कुछ शर्तें होनी चाहिए। जैसे मान लें रुपये को अगर डॉलर में बदलना आसान है, तो भारत में अगर कोई व्यक्ति रुपये वाला है और अगर मान लें वो चाहता है कि भारत के रुपये को कन्वर्ट करके वो अमेरिका में ले जाना चाहता है, तो अगर मान लें हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, हमारी इकोनॉमी की स्थिति ख़राब है, हमारे यहाँ निवेश कमज़ोर है, हमारे देश की विदेशी मुद्रा भंडार कम है, तो अगर ऐसी स्थिति में हमने मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनता कर दी तो हमारी विदेशी मुद्रा सब चली जाएगी भाग। क्योंकि अमेरिका में कोई व्यक्ति जाएगा तो अमेरिका में रुपये लेकर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, भारत में रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको लेकर के जाएगा। अगर आपने इसमें सीमा नहीं लगा रखी तो अनलिमिटेड रुपये जितना उसके पास है सारे रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके ले जा सकता है। तो इससे क्या है कि हमारे पास डॉलर की कमी पड़ जाएगी, इससे क्या है हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडारों की कमी पड़ जाएगी, तो हम दूसरे देशों से व्यापार कैसे करेंगे। तो इसके लिए शर्तें रखी गई है कि अगर आप मुद्रा की परिवर्तनता करते हो तो आपकी स्थिति थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। क्योंकि उस स्थिति में क्या होगा कि आपका डॉलर जाएगा नहीं बल्कि आपके पास आ जाएगा। क्योंकि जैसे अगर हमारे यहाँ निवेश अच्छा हो रहा है तो अमेरिका का व्यक्ति भारत में आकर निवेश करेगा तो डॉलर को क्या करेगा, रुपये में निवेश करेगा, लेकिन उसको डॉलर को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा रुपये में। तो ऐसी स्थिति में उसको कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, उससे बोला जाएगा भाई जितने डॉलर तू ले हम आपको बदल देंगे, तो फिर हमारे मार्केट में क्या जाएगा, डॉलर जाएगा। लेकिन स्थिति हमारे पक्ष में होनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्या क्या शर्तें होनी चाहिए मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनता करने के लिए। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर है वो सतत और निरंतर होनी चाहिए। रीज़न क्या है कि अगर आपकी वृद्धि दर कमज़ोर हो गई है ना, वृद्धि दर अगर आपकी रिसेशन में चले गए आप, तो रिसेशन में चले जाने के बाद आपके यहाँ से क्या है, सारे जो निवेशक होंगे या सारे भारत के निवेशक हो चाहे बाहर निवेशक हो, वो यहाँ से पैसा निकाल करके विदेशी मार्केट में या दूसरे देशों के मार्केट में चले जाएंगे। इससे क्या होगा, ऐसे ही होगा कि आप ये जाएंगे सब, ये विदेशी मुद्रा को लेके जाएंगे, तो इससे आपकी विदेशी मुद्रा भंडार सब खाली हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपकी वृद्धि दर कमज़ोर है तो आप पूर्ण परिवर्तनता मत करो, उसमें सीमा लगा दो कि भाई आप $1 लाख तक ही बदल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बदल सकते।
तो इसलिए मुद्रा की परिवर्तन करते टाइम आपके पास कुछ शर्तें आपको लागू होनी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। देखो, अगर आपका फिस्कल डेफिसिट अगर आपका ज़्यादा है तो इससे क्या होगा कि जो विदेशी निवेशक है या घरेलू निवेशक है उनका सरकार पर ट्रस्ट गिर जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में वो भारत में निवेश करने से अच्छा है कि वो बाहर निवेश करेंगे। तो बाहर जाएंगे तो यहाँ से विदेशी मुद्रा भंडार ले जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में आपका राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा है और उस स्थिति में आपने मुद्रा की पूर्ण परिवर्तन करती, कोई लिमिटेशन नहीं रखा गई, तो आपके सारे मुद्रा भंडार को लोग बाहर ले जाएंगे, तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अगर आपका राजकोषीय घाटा अच्छा स्थिति में है, कंट्रोल में है, इसी प्रकार अगर आपके यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इन्फ्लेशन की स्थिति में आपको पता है आयात ज़्यादा किया जाएगा, या इन्फ्लेशन की स्थिति में आपको पता है कि वही बात है निवेश की, या लोगों अगर कहीं शेयर मार्केट में कहीं पे निवेश करेंगे तो भारतीय शेयर मार्केट से अच्छा है कि वो अमेरिका के शेयर मार्केट में निवेश कर देंगे, तो वहाँ डॉलर चला जाएगा। अगर आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो विदेशी लोग आपके यहाँ निवेश करेंगे, ठीक है। राजकोषीय घाटा अच्छा है तो विदेशी निवेशक यहाँ आएंगे, आपके लोग भी बाहर नहीं जाएंगे, तो इससे आपका जो मुद्रा भंडार है सुरक्षित रहेगा। तो अगर आपकी स्थिति मजबूत है तो आप कर सकते हो, फिर तो आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा उसमें। लेकिन अगर आपकी स्थिति खराब है तो आपको नहीं करना चाहिए। चालू खाता सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए, चालू खाता घाटा। इसके अलावा ब्याज दर है वो वैश्विक ब्याज दर के साथ जुड़ी होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो अमेरिका का फेडरल बैंक अगर 5% ब्याज दर दे रहा है और भारत का RBI अगर 4% ब्याज दे रहा है, तो ये बताओ कोई व्यक्ति बॉन्ड में निवेश करना चाहेगा या कहीं जमा करवाना चाहेगा तो वो कहाँ जाएगा? अमेरिका के फेडरल बैंक में जमा करवाएगा, मतलब अमेरिका के बैंकों में जमा करवाएगा। क्योंकि उसको इंटरेस्ट रेट अच्छी मिल रही है, क्योंकि उसको तो लाभ कमाना है, और इंटरेस्ट रेट अगर उसको अमेरिका की मार्केट से अच्छी मिल रही है तो अमेरिका की मार्केट में जाकर निवेश कराएगा। अगर आपकी ब्याज दर बहुत कम है तो लोग आपके डॉलर को, जो आपके विदेशी मुद्रा भंडार या भंडार है, उसको क्या करेंगे? अमेरिका में ले जाएंगे निवेश करने के लिए। तो आपके यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार खाली जाएंगे, तो फिर आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं बचेंगे, फिर आप मुद्रा की परिवर्तन ही नहीं कर पाओगे, आप व्यापार नहीं कर पाओगे, आप आयात निर्यात ही नहीं कर पाओगे, तो वो आपकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए अगर आपकी ब्याज दर विदेशी वैश्विक मार्केट के अनुरूप है कि अगर वहाँ घटती है तो हमारे यहाँ घटती है, अगर वहाँ बढ़ती है तो वहाँ हमारे यहाँ भी घटती है, हमारे यहाँ बढ़ जाती है, तो इससे क्या है कि जो निवेशक है वो बाहर नहीं जाएंगे, या कोई आपके बैंकों में जमा करवाएगा तो आपके ही बैंकों में जमा करवाएगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो ये स्थिति भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास अब आपको मुद्रा की पूर्ण परिवर्तन करनी है, तो पहले आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार तो हो, क्योंकि आपकी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदला जाएगा, और अगर आपके पास है ही नहीं तो क्या बदलोगे? और अगर मान लो आपके पास थोड़ा बहुत है और आपने रख दिया कि इसको बदल दें, एक व्यक्ति आया लाखों करोड़ों रुपये लेके, उसने पूरे डॉलर को कन्वर्ट करवा लिया, फिर आपको व्यापार करने की जरूरत है, कैसे करोगे? इसलिए अगर आपके पास मुद्रा भंडार पर्याप्त है तो कोई कन्वर्ट भी करवा ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़े, तब आपका क्या है, आप मुद्रा में पूर्ण परिवर्तन करवा सकते हो। और दूसरी बात है, आपका निर्यात ज़्यादा होना चाहिए, और निर्यात डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, क्योंकि आपका निर्यात होगा ना तो आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार आएंगे, तो आपको मुद्रा में पूर्ण परिवर्तन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये शर्त अगर होंगी तभी आपको मुद्रा की परिवर्तन करनी चाहिए। भारत में अभी आंशिक मुद्रा परिवर्तन को रखा गया है, पूंजीगत खाते में भारत में मुद्रा की परिवर्तन नहीं है। जो करंट अकाउंट खाता है उसमें मुद्रा की परिवर्तन है, ठीक है ना। और भारत में तारोपर समिति भी आई, उसने भी बोला कि भारत में मुद्रा की पूर्ण परिवर्तन करनी चाहिए, लेकिन भारत में अभी तक उसको लागू नहीं किया गया, क्योंकि भारत में अभी तक ध्यान रखना, ये मुद्रास्फीति, ये घाटे वाली स्थिति, या हमारा निर्यात अभी इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हुआ कि हमारे यहाँ मुद्रा ज़्यादा है, बल्कि अगर ऐसा हो गया तो हमारे यहाँ से मुद्रा ही चली जाएगी। तो इसलिए पूर्ण परिवर्तन को हमने थोड़ा सीमित रखा है, अभी तक हमारे यहाँ आंशिक पूर्ण परिवर्तनता को अपनाया गया है। तो अगर मुद्रा की परिवर्तन से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आपको ये चीज़ लॉजिक होना चाहिए कि क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और हमने अब तक क्यों नहीं किया, क्या इसके लिए कंडीशंस हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें इतना ही था। और अगर कमेटी आए तो ध्यान रखना, तारोपर समिति थी वो मुद्रा की पूर्ण परिवर्तन को उसने समर्थन किया, और खान समिति थी एक, उसने इसका विरोध किया, उसने बोला कि भारत को मुद्रा की पूर्ण परिवर्तन नहीं करनी चाहिए, HR खान समिति। इसके बाद आते हैं हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। सवाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबसे पहले देखें तो आपके पास एक RBI की असेट और लायबिलिटी को पता होना चाहिए कि क्या RBI की असेट होगी और क्या RBI की लायबिलिटी। लायबिलिटी वो होती है जो आपको चुकानी पड़ती है, जो आपकी जिम्मेदारी होती है, जो आपको देना पड़ता है, और जिसके जिम्मेदार आप हैं, है ना।
और असेट वो होती है जो आपकी नई पूंजी का क्रिएट करती है, जिससे आपको पूंजी मिलती है और जो आपकी खुद की ओनरशिप भी होती है। तो अगर मैं बात करूँ असेट में, तो आरबीआई के पास असेट कौन कौन से होंगे? तो देखो, विदेशी मुद्रा भंडार वो सारे आरबीआई के पास जमा होंगे, वो असेट आरबीआई की, ठीक है। सरकार की प्रतिभूतियाँ वो असेट है, क्योंकि इनको जारी करने से आरबीआई को पैसा मिल जाएगा, ठीक है, मार्केट से। दूसरा, बैंकों को और सरकारों को दिया गया ऋण। देखो, एक व्यक्ति, जैसे ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति अगर बी व्यक्ति को 10 रुपये का ऋण देता है, ठीक है ना, तो ये ए व्यक्ति के लिए तो असेट है, ध्यान रखना, और बी व्यक्ति की लायबिलिटी है, क्योंकि बी व्यक्ति को कुछ टाइम बाद इसी व्यक्ति को रिटर्न करना है वापस, ठीक है, और वो भी किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। इसलिए अगर आपका ऋण है, अगर आपने कहीं जमा करा रखा है, किसी को उधार दे रखा है, तो वो आपकी असेट है। लेकिन अगर आपने किसी से उधार ले रखा है तो वो आपकी लायबिलिटी है। तो बैंकों एवं सरकार को आरबीआई के द्वारा दिया गया ऋण, आरबीआई ने अगर बैंकों को या सरकारों को कोई ऋण दे रखा है तो वो क्या होगी? आरबीआई की असेट होगी। ठीक इसी प्रकार अगर आरबीआई की हम लायबिलिटी पे जाते हैं तो प्रचलन मुद्रा, ध्यान रखना, मार्केट में जितने भी नोट चल रहे हैं, अगर आप नोट को पढ़ोगे तो नोट में लिखा होगा कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब उस पर नीचे साइन करता है आरबीआई का गवर्नर। इसका मतलब आरबीआई के गवर्नर की जिम्मेदारी है, वो आपको 10 रुपये दे रहा है। उस कागज़ की वैल्यू 10 रुपये नहीं है, बल्कि वो उसके पीछे आरबीआई की जो जिम्मेदारी है वो 10 रुपये। अर्थात जितनी भी ऑपरेशनल जो मार्केट में पैसा होता है, वो सारा पैसा आरबीआई की जिम्मेदारी होती है, उनको आरबीआई वापस लेना पड़ता है और आरबीआई ही उसमें अंतिम वो होता है, इसलिए आरबीआई की वो सारी लायबिलिटी होती है। इसके अलावा बैंकों की जमाएँ, आरबीआई के पास, ध्यान रखना, बैंकों की सीआरआर या जो जमाएँ होती है, सीआरआर होती है, तो आरबीआई को वापस देना पड़ता है एक टाइम के बाद उसको। जब भी बैंक अपना मतलब वो फंक्शन समाप्त करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो भी आरबीआई क्या है? लायबिलिटी है। और सरकार की जमा, सरकार की, ध्यान रखना, सरकार की जमा है या बैंकों की जमा आरबीआई के पास है, तो जो जमा है बैंकों की आरबीआई के पास, वो भी एक टाइम के बाद उसको वापस करना पड़ेगा, तो वो भी आरबीआई क्या है? लायबिलिटी। इसलिए इसी प्रकार आप ध्यान रखना, अगर आप बैंक में जा रहे हो तो बैंक में आप जाके जमा करा रहे हो तो ये बैंक के लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप बैंक में से वापस निकाल लोगे, और वो भी किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। तो इसलिए जमा करवाते वो आपकी एसेट हो जाती है, लेकिन बैंक के लिए वो क्या होती है? लायबिलिटी हो जाती है। तो इसी प्रकार सरकार की जमा है वो सरकार की जो एसेट है, लेकिन आरबीआई की वो लायबिलिटी है, ठीक है। इसी प्रकार बैंकों की जमा आरबीआई के पास है, तो बैंकों की वो एसेट है, कभी भी आरबीआई से ले सकते हैं, लेकिन वो आरबीआई की क्या है? लायबिलिटी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं मुद्रा पूर्ति के मापक, तो मुद्रा पूर्ति के मापक हैं वो 4 मुद्रा पूर्ति के मुख्य मापक हैं। अगर M1 को हम देखें तो M1 में आते हैं जनता के पास जितने भी नोट होते हैं, जितनी भी मुद्रा आती है वो, और दूसरी बात बैंकों के पास जो डिमांड जमा होती है, डिमांड जमा यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में हम जो जमा कराते हैं बैंकों के पास, और डिमांड जमा होती है, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं उनको। और तीसरी बात आरबीआई के पास अन्य जमाएं, लेकिन उन जमाओं में केंद्र और राज्य सरकार की जमाएं शामिल नहीं होंगी, ध्यान रखना। तो आरबीआई के पास भी अन्य जमाएं हैं, उनको M1 की श्रेणी में रखा जाता है, और ध्यान रखना इनका सीक्वेंस मैं अभी बताऊँगा थोड़ा सा। और दूसरी बात M2 में क्या है कि M1 तो आएगी, प्लस जो पोस्टल ऑफिस के जो अकाउंट होते हैं, बैंक होते हैं, पोस्ट ऑफिस के बैंक होते हैं, पीएसबी बैंक है, उनमें आपकी जो डिमांड डिपॉजिट होती है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के अंतर्गत, वो आती है M2 के अंतर्गत। तो M1 प्लस M2, तो अगर आपको पता है मुद्रा की व्यापकता के आधार पर देखा है तो M1 से बड़ा होगा M2, क्योंकि M2 में M1 भी शामिल है। इसी प्रकार M3 में देखें तो M1 प्लस बैंकों की फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जो आपको मतलब आप मतलब वो करवाते हो, म्यूचुअल फंड करवा देते हो या रिकरिंग अकाउंट करवा देते हो, एक बार जमा करवा दिया और वो 15 साल 10 साल बाद निकालेंगे, तो वो फिक्स डिपॉजिट है, वो मुख्य रूप से M3 में शामिल होंगे। M4 के अंतर्गत करेंगे तो M3 प्लस डाकघरों की, जो डाकघर होते हैं पोस्ट ऑफिस की समस्त डिपॉजिट, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो चाहे रिकरिंग डिपॉजिट है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आपसे बोले लिक्विडिटी यानी तरलता, तरलता का मतलब है आपके पास उपस्थित कोई मुद्रा या कोई भी चीज़ जो तुरंत रुपये के या कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होगी उतनी ही उसकी तरलता होगी। तो तरलता के आधार पर देखें तो आप ये बताओ, अगर जनता के पास पैसा है वो तो अपने आप ही लिक्विड फॉर्म है, जनता के पास हो तो तरलता में। और दूसरी बात, बैंकों की करंट अकाउंट से पैसा निकालना आसान होता है या सावधि अकाउंट से, सावधि अकाउंट से पैसा निकालना और सावधि अकाउंट को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 साल 5 साल वेट करना पड़ेगा। जब ये करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है यानी मांग जमाएं, उनको आप गए तुरंत निकाल रहा है पैसे, तो इसलिए M1 की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है, M2 की लिक्विडिटी उससे कम है, M3 की उससे भी कम है, और M4 की लिक्विडिटी बहुत टाइम लग जाती है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें आपको
और डाकघरों से रिकरिंग अकाउंट निकालने में आपको काफ़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एक टाइम अवधि होती है, उसके बाद वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके आधार पर देखें हम तरलता के आधार पर, तो सबसे पहले तरलता M1 की होती है, उसके बाद M2 की, उसके बाद M3 की, उसके बाद M4 की। ये तो है तरलता के आधार पर इनका क्रम। लेकिन एक इनकी जो मुद्रा की, इसमें जो मुद्रा का जो व्यापकता है वो आपको पता है सबसे ज़्यादा होगा M4 में, क्योंकि M4 में सबसे ज़्यादा आपको पता है M4 में और M3 में होगा। इसलिए M4 और M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी और M1 और M2 को बोलते हैं नैरो मनी। क्योंकि देखो M1 है वो M2 में समाहित है, ठीक है, और उसके बाद M3 है उसमें M1 भी समाहित है, और M4 है उसमें M3 भी समाहित है। तो सबसे बड़ी मुद्रा ये हो गई, मतलब मुद्रा का मापक, और सबसे छोटा हो गया M1। तो ये दो चीज़ ध्यान रखनी, एक तो इनकी व्यापकता के आधार पर और एक तरलता के आधार पर इनका क्रम। इसके बाद आपको पता है हम RBI पे आते हैं। तो RBI की स्थापना आपको पता है हिंटन यंग आयोग आया था, और उसकी रिकमेंडेशन के बाद 1934 में RBI एक्ट लाया गया था। और ये RBI एक्ट पहले ब्रिटिश शासन का दिन था, बाद में 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट को इसको, मतलब RBI एक अलग से संस्था बना दी थी। RBI के अगर इसको स्ट्रक्चर को देखें, अगर आपसे कभी पूछ ले सवाल, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। RBI के स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है, जिसके अंतर्गत एक गवर्नर पर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और भारत सरकार द्वारा नामित 2 विशेषज्ञ होते हैं जो वित्त मंत्रालय उनको भेजता है, और 4 RBI के जो क्षेत्रीय बोर्ड है, ये क्षेत्रीय बोर्ड है RBI के, उनके भी सदस्य इसमें होते हैं। जैसे इसके 4 क्षेत्रीय बोर्ड है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, जबकि इसकी हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में। तो ये RBI का है। लेकिन RBI का ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RBI के कार्य, यहाँ से सवाल आते हैं। तो RBI के कार्य है, एक तो निर्गमन बैंक। निर्गमन बैंक का मतलब है कि RBI बैंकों के रुपयों की छपाई करता है, नोटों को, है ना, और साथ में उनको इशू करता है। तो अगर मैं बात करूं तो 1 रुपये का नोट और सिक्के को छोड़ करके, 1 रुपये के नोट और सिक्के को छोड़ करके अन्य सभी वर्ग, यानी 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 जो भी है, उन समस्त नोटों को जारी करना और उनको वितरण करने की जिम्मेदारी है वो RBI की होती है, ठीक है ना। जबकि 1 रुपये के नोट और सिक्के हैं, उसको जारी करने, जो उसको वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन उसका वितरण है वो RBI करती है। तो 1 रुपये के नोट है, उस पर वित्त सचिव के दस्तखत होते हैं, जबकि अन्य सभी नोटों पर RBI के गवर्नर के दस्तखत होते हैं। एक चीज़ और आती होगी आपके पास कि आपको लगता है कि RBI पैसा क्यों नहीं छापता, तो RBI ध्यान रखना, जो पैसा छापेगा उससे पहले RBI को उसके बदले में कुछ रखना पड़ेगा। अब 1000, 2000 का नोट है, उस 2000 के नोट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू 2000 हो, ठीक है, लेकिन 2000 का नोट जब RBI प्रिंट करती है तो उसके बदले में अपने पास उसकी जिम्मेदारी के रूप में कुछ रखती है, ठीक है। तो इसके लिए RBI को जो निर्गमन करता है या मुद्रा का मुद्रण करता है RBI, तो उसके लिए उसको कुछ फंड, जो एक मेथड अपनाना पड़ता है। तो पहले RBI अनुपातित रक्षित कोष प्रणाली को अपनाती थी। अनुपातित रक्षित कोष का मतलब ये था कि अगर RBI मान लो 100 करोड़ रुपये प्रिंट कर रही है, तो RBI को एक निश्चित अनुपात, यानी 40 करोड़ रुपये की या तो सोना या कुछ असेट रखनी पड़ेगी इनके बदले, ठीक है। तो वो होता था अनुपातिक रक्षित कोष। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया, अब कर दिया न्यूनतम आरक्षित कोष। न्यूनतम आरक्षित कोष का मतलब है कि अब RBI 200 करोड़ रुपये अपने पास रखेगी, उसमें से 115 करोड़ रुपये का सोना और 85 करोड़ रुपये कैश में, या मतलब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख सकती है। चाहे कितना भी प्रिंट कर, वो इतना ही रखेगी। पहले तो क्या एक निश्चित अनुपात में रखती थी, अब क्या फिक्स कर दिया, इतना ही रहेगा। इसलिए ध्यान रखना, रुपये के मुद्रण की कोई शर्त नहीं है, परंतु RBI मुद्रा को, अब RBI है वो मुद्रा को मुद्रित करने से पहले अपनी एक असेट रखनी पड़ती है, क्योंकि मुद्रा है वो RBI का उत्तरदायित्व होती है, ठीक है। तो इसलिए जैसे मान लें 2-2 हज़ार के नोट आज चल रहे हैं, अचानक 2-2 हज़ार के नोटों को मान लें उनको बंद कर दिया जाता है, तो आपके लिए तो कागज़ हो गया, लेकिन वो आप जब उसको बैंकों को दे देंगे, और RBI के लिए तो RBI उसके बदले में कुछ रख रखा है RBI ने, तो RBI की जो मार्केट में मुद्रा गई है वो 2000 की अंतिम जिम्मेदारी RBI के पास चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए RBI है वो इनके बदले में अपने पास कुछ रखता है। तो ध्यान रखना, पहले अनुपातिक कोष था, अब न्यूनतम आरक्षित कोष आता है। इसके अलावा RBI सरकार का बैंक होता है, यानी केंद्र और राज्य सरकार के समस्त बैंकिंग कार्य है वो RBI संचालित करता है। और बैंकों का बैंक का मतलब है कि बैंकों को अंतिम ऋणदाता RBI होता है, ठीक है ना। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार का ये रक्षक होता है, मतलब हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है वो इसी के पास होता है, इसी के अंडर कंट्रोल में आता है, और वो इसके लिए एक बड़ी असेट भी होती है। उसका ये विदेशी मुद्रा भंडार उसका मैनेजमेंट ही करता है, इसके बदले में इसको बड़ी इनकम प्राप्त होती है।
इसके अलावा साख का नियंत्रण, साख का मतलब मार्केट में पैसे का आना जाना, उसको कंट्रोल यही करता है। और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि साख का नियंत्रण, उसकी दिशा और उसका प्रबंधन इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुद्रास्फीति या मौद्रिक नीति का एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। समाशोधन गृह का मतलब है कि बैंकों का रिकन्सिलेशन होता है। जैसे अगर आपका अकाउंट मान लो SBI में है और आपने PNB के अकाउंट से पैसे निकाल लिए, तो इन दोनों के अकाउंट में जो पैसों का रिकन्सिलेशन करेगा वो RBI करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, अगर आपका अकाउंट PNB में, तो PNB से पैसा निकाल करके किसको दे देगा, SBI को दे देगा। तो रिकन्सिलेशन करने वाला या अंतिम समाशोधन गृह करने वाला है, काम कौन करता है, ये RBI करता है। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार के डेटा है, विभिन्न प्रकार के बैंकों को समय समय पर ये दिशा निर्देश है, ये देता है। लेकिन RBI के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को हम देखेंगे वो है मौद्रिक नीति। ध्यान रखना, सरकार को आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए 2 प्रकार की नीति होती है। एक होती है आपकी राजकोषीय नीति और दूसरी होती है आपकी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का संचालन RBI करता है और राजकोषीय नीति का संचालन सरकार करती है, वित्त मंत्रालय, ठीक है। तो अब मौद्रिक नीति को देखते हैं। तो मौद्रिक नीति आपकी किस प्रकार की है, तो वित्त की मात्रा के आधार पर देखें या वित्त की लागत के आधार पर, वित्त की मात्रा है, वित्त की लागत के आधार पर। वित्त की मात्रा के आधार पर अगर देखें तो अगर RBI ने मौद्रिक नीति संकुचन का अपनाई है, संकुचनकारी अपनाने का मतलब है कि मार्केट से पैसा अपने पास खींच लेगी, यानी कि वित्त की मात्रा घटाने के लिए। और ऐसी स्थिति कब अपनाती है RBI, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो, इसलिए तो उसको खींचने के लिए, उसको संकुचित करने के लिए जो RBI नीति अपनाती होती है संकुचनकारी। इसमें क्या करेगी RBI, ब्याज दर बढ़ा देगी, SLR बढ़ा देगी, CRR बढ़ा देगी, अभी बताएंगे क्या होते हैं, लेकिन इनको बढ़ा करके मार्केट से पैसा खींचेगी। प्रसारकारी में क्या होता है कि वित्त की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, विशेषकर ये आपके रिसेशन के टाइम पर की जाती है, जब डिफ्लेशन वाली स्थिति है या इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, तो उस टाइम पर RBI चाहेगी कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है और लोगों को डिमांड बढ़े, ठीक है ना। तो इसलिए वित्त की मात्रा बढ़ानी हो तब तो प्रसारवादी, और वित्त को संकुचित करना हो तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति RBI के द्वारा अपनाई जाती है। इसके अलावा कॉस्टली देखें तो लागत के आधार पर देखें, अगर सस्ती है, अगर RBI ने मौद्रिक नीति अपनाई सस्ती, यानी कि ब्याज दर सस्ती कर दी, CRR को घटा दिया, SLR को घटा दिया, तो अगर सस्ती अपनाई तो क्या हो जाएगा, वो प्रसारकारी हो जाएगा, क्योंकि सस्ती अपनाएगी तो अपने आप प्रसार हो जाएगी। और महंगी अपनाएगी तो यानी ब्याज दर महंगी कर देगी, उसको बोलते हैं महंगी मौद्रिक नीति। तो उसमें क्या होता है कि मुद्रा संकुचित हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये अपनाएगी कब, इन्फ्लेशन के टाइम पर, और ये अपनाएगी डिफ्लेशन के टाइम पर। तो RBI इस प्रकार की नीति है वो अपनाती है। अब मौद्रिक नीति की अगर स्थिति देखें तो सरल, तटस्थ या कठोर। अगर मुद्रास्फीति, आपको पता है कि मुद्रास्फीति है एक निश्चित अनुपात में होना जरूरी है, विशेषकर मुद्रास्फीति का मतलब वस्तुओं की महंगाई, और भारत में उसको रखा गया है न्यूनतम 2 और अधिकतम 4। अब इसलिए रखा गया है कि अगर वस्तुओं की महंगाई बिल्कुल ही ना हो, मतलब वस्तु बिल्कुल ही सस्ती हो जाए, तो ये बताओ उत्पादक कभी वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको कोई लाभ ही प्राप्त नहीं होगा। और जब उत्पादक जब वस्तुओं का उत्पादन नहीं करेगा तो आर्थिक क्रियाकलाप नहीं होंगे, और आर्थिक क्रियाकलाप नहीं होंगे तो रोजगार नहीं होगा, और रोजगार नहीं होगा तो बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों के पास इनकम नहीं होगी, फिर लोगों की डिमांड नहीं होगी, और फिर हमारी अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी, ठीक है। इसलिए एक मुद्रास्फीति का संतुलन होना जरूरी है। लेकिन दूसरी ओर अगर मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा महंगी है तो वो भी बहुत ज़्यादा खराब है। जैसे अगर महंगी ज़्यादा है वस्तु, तो इसका मतलब लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे, इसके बाद उसका उत्पादन घटाना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि जब डिमांड कम हो जाएगी तो अपने आप उत्पादन घटाना पड़ेगा, तो आर्थिक क्रियाकलाप फिर कम हो जाएंगे, और फिर एक तरह से गरीबी या बेरोजगारी की स्थिति आ जाएगी। इसलिए इसको बैलेंस में होना जरूरी है। तो सरल का मतलब है कि अगर मुद्रास्फीति RBI के कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बैलेंस फेज में, जैसे भारत में इसको रखा गया +4 ± 2, आधार न्यूनतम 2 मैक्सिमम 6% जो इन्फ्लेशन है वो ठीक है भारत में, ठीक है। और तटस्थ का मतलब है कि अब RBI अभी भी स्थिति सामान्य में, लेकिन वो थोड़ा सा 6 के पास में पहुंचने वाली है, तो ऐसी स्थिति में RBI क्या करेगा, उसको थोड़ा मॉनिटरिंग करना चालू कर देगा। और कठोर, जब RBI को लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, उसके नियंत्रण से बाहर जाने वाली है, तो RBI कठोर मौद्रिक नीति अपनाएगा, और जिसके अंतर्गत इन्फ्लेशन को डिफ्लेशन की ओर ले जाएगा, अर्थात ब्याज दर महंगी कर देगा, अर्थात CRR को बढ़ा देगा, SLR को बढ़ा देगा। इस तरह RBI की अपनी मौद्रिक नीति अपनाएगा। मौद्रिक नीति के उपकरण हैं वो इन मौद्रिक नीति के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसको अभी देखते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक में पहला आता है CRR। CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, और इसका मतलब ये कि बैंकों को अपने NDTL क्या होता है मैं बताता हूँ। जब अभी हमने अकाउंट देखा था आपको, तो बैंकों के 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है डिमांड
और एक होता है टर्म। तो उनको डिमांड वालों को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट और टर्म वालों को बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। अब आपको पता है डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट यानी कि जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में होती है वो, और टर्म डिपॉजिट जो रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट में होती है। अब आपको पता है डिमांड डिपॉजिट में अगर दुनिया पैसा जमा करा रही है तो दुनिया की जो असेट है, लेकिन आरबीआई की क्या है वो लायबिलिटी, मतलब बैंकों की क्या है वो लायबिलिटी। तो डिमांड डिपॉजिट क्या है, बैंकों की लायबिलिटी है, और टर्म डिपॉजिट भी बैंकों की लायबिलिटी है। तो टोटल बैंकों की लायबिलिटी कितनी होगी, ग्रॉस डिमांड टर्म लायबिलिटी हुई या नहीं हुई, जो उनके पास टोटल जमा है दुनिया की, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें घटा बटा करके एक बैंक से उसने ले रखी है दूसरे को दे रखी है, उनको अगर घटा देंगे तो वो आएगी नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी, ठीक है। तो वो मतलब इसका मतलब है नेट उनके पास जो दुनिया की जो जनता की जमा है या उनके पास जो भी जमा है वो बैंकों की तो अपनी लायबिलिटी है, तो उसको बोलते हैं नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। तो सीआरआर का मतलब है कि अगर कोई बैंक के पास, अगर बैंक अपना ऑपरेशन करना चाह रहा है तो उसके पास टोटल जमा मान लें नेट वो है 100, तो उसका एक निश्चित अनुपात उसको आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं कैश रिजर्व। और वो भी किस में होगा, कैश में। तो बैंकों को अपनी एक जो एनडीटीएल है उसका एक निश्चित अंश है आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है, और लगभग अब ये 4 से कम कर दिया है, इसका आरबीआई परसेंटेज भी बढ़ाता रहता है। तो देखो अब देखो अगर 100 रुपये, ठीक है ना, अब 100 रुपये में से 4 रुपये गए आरबीआई के पास इनके, तो बैंकों के पास कितने बचे, 96। तो अब बैंकों को कोई ऋण देना है तो 96 में से ही दे सकते हैं। अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा, इस सीआरआर को बढ़ा देगा, 5 कर देगा, तो अर्थात अब 95 ही, तो मार्केट में पैसा कम जा पाएगा। तो सीआरआर को बढ़ाना कब होता है ये, जब आरबीआई को मार्केट से मुद्रा खींचनी हो तो, या मार्केट में मुद्रा को सीमित करना हो तो, ये सीआरआर होगी। एसएलआर का मतलब है कि इस एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात बैंकों को अपने पास रखना होता है, अपने पास, ध्यान रखना इसको बैंक अपने पास रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये कैश में नहीं होता, ये कैश में होता है, ये या तो गोल्ड में होगा या होगा ये कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, ठीक है। ये वर्तमान में लगभग 19.25 था, अभी इसको घटा दिया है कोविड के टाइम पर, ये फ्लेक्सिबल होते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना अब आरबीआई है 4% तो रख लिया उसने मान लिया सीआरआर में, 19% मान लिया इसमें रख लिया, यानी कि 100 रुपये में से 23 रुपये बैंक यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब बैंक देंगे ऋण वो 77 रुपये पे ही देंगे, ठीक है। अब मान लें आरबीआई को लगता है कि मार्केट से मुद्रा को खींचना है या मार्केट में मुद्रा कम जाए, तो इनका रेशियो बढ़ा देगी, इसको 4 से 5 कर देगी, 19 को 20 से कर देगी, तो 25, तो अब मार्केट में पैसा कितना जाएगा, 75 की जगह 75 ही जाएगा। तो इनको आरबीआई बढ़ा देती है मुद्रा संकुचन के दौरान, जब भी उसको मुद्रा संकुचन करनी हो। इसके बाद होती है रेपो रेट। देखो ये आरबीआई के, ठीक है ना, और ये बैंक है। आरबीआई बैंक है, वो आरबीआई के पास कुछ असेट या संपार्श्विक रख करके, कुछ गिरवी रख करके एक निश्चित मतलब एक निश्चित समावधि के लिए इससे क्या ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेपो प्रोसेस, और इस जिस दर पर ऋण लिया जाता है वो होती है रेपो रेट, यानी कि बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, ध्यान रखना, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख करके, और ये बहुत ही अल्पकाल के लिए होता है। और जैसे ही बाद में अगर मतलब पहले तो ले लिया इन्होंने, बाद में जब ये रुपये चुकाएंगे तो इनको आरबीआई वापस इनकी असेट दे देगा, ठीक है ना। और ये होती है रेपो रेट। इसके बदले दूसरी प्रोसेस क्या होती है कि ये है आरबीआई और ये है बैंक। इसमें क्या होता है, आरबीआई खुद बैंकों के पास क्या करेगा, असेट रख करके उनसे ऋण ले लेगा। इस शर्त पर ऋण लेता है कि एक निश्चित समाप्ति के बाद वो क्या करेगा, अपनी शर्त आपको ऋण वापस चुका देगा। तो उस जिस दर पर आरबीआई बैंकों से ऋण लेता है असेट रख करके, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। और डेफिनेटली ये बात ध्यान रखना, ये रिवर्स रेपो दर है हमेशा रेपो दर से कम होगी, यानी आरबीआई देगा ज़्यादा में लेगा कम में, ठीक है ना। और ध्यान रखना, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है या मार्केट में अगर आरबीआई को संकुचनकारी मुद्रास्फीति लानी हो तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई है सीआरआर को बढ़ा देगा ताकि बैंक कम ऋण दे, एसएलआर को बढ़ा देगा ताकि बैंक कम ऋण दे, रेपो रेट है इसको बढ़ा देगा, इसको इसलिए बढ़ा देगा कि बैंक अब आरबीआई से ज़्यादा ऋण नहीं लेंगे क्योंकि महंगा पड़ेगा उनके, तो बैंक आरबीआई से ऋण नहीं लेंगे, बैंकों के पास कुछ पैसा होगा नहीं तो मार्केट में ज़्यादा भेजेंगे नहीं। रिवर्स रेपो रेट को इसलिए बढ़ाएंगे कि जब अच्छी खासी उनको ब्याज दर आरबीआई ही दे रहा है तो फिर वो मार्केट में क्यों देंगे पैसा, वो आरबीआई के पास जमा कराएंगे, ब्याज वहाँ से ले लेंगे। तो इस तरीके से मुद्रास्फीति के टाइम पर आरबीआई इन चीज़ों को अपनाता है। इसके बाद आता है बैंक दर। बैंक दर क्या है, ब्याज दर, यह वह ब्याज दर है जिससे आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देती है
है ना। और इसके लिए उनको जो कुछ जो गिरवे है उसकी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इन सम पास व्यक्ति की लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो होती है बैंक दर, जिस दर पर आरबीआई ऋण देती है। ये प्रोविजन अभी ज़्यादा यूज नहीं होता। इसके अलावा आता है एक होती है सीमांत स्थायी दर, इसको बोलते हैं MSF, ठीक है ना। MSF फैसिलिटी जो होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सीमांत स्थायी जो है, इसके अंतर्गत ये व्यवस्था आरबीआई 2010 में चालू की। मान लेते हैं कि कोई बैंक है, उसके पास कोई अपनी असेट नहीं रखी है, ठीक है ना। अब आरबीआई उसके पास, लेकिन उसको ऋण की जरूरत पड़ गई, तो क्या करेगा, इस फैसिलिटीज़ के अंतर्गत, इस MSF के अंतर्गत आरबीआई ने बैंकों को एक फैसिलिटीज़ दे रखी है कि आपके पास जो SLR है, उस SLR का एक निश्चित अंश निकाल करके उसको किसी के पास गिरवी रख करके आप अल्पकाल के लिए ऋण ले सकते हो। किसके अंतर्गत? MSF के अंतर्गत, ठीक है। तो ये MSF है, इसके अंतर्गत आरबीआई है उनको SLR पर रखी हुई सिक्योरिटियों के या SLR में जमा उनकी परिसंपत्ति पर उनको ऋण लेने की अनुमति देती है। लेकिन आरबीआई बोलती है कि ये बहुत अल्पकालिक के लिए होगा, और जैसे ही आप उनको ऋण वापस चुकाओगे वो असेट वहाँ से लेना और SLR में जमा कर देना, है ना। तो नॉर्मली SLR को यूज नहीं करने देती, लेकिन कुछ इमरजेंसी या स्पेशल सिचुएशन में आरबीआई MSF के अंतर्गत उनको एक फैसिलिटी देती है कि आप बैंक मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए SLR में जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनको आप गिरवी रखो और ऋण ले लो। इसलिए इसकी ब्याज दर ज़्यादा होती है, किससे? रेपो दर से। रेपो में तो क्या होता है, वो नॉर्मली अपने पास जो असेट होती है, जो उसकी ऑपरेशनल असेट होती है SLR के अतिरिक्त, उनका यूज करते हुए ऋण लेती है। MSF में क्या होता है, SLR को रखी हुई असेट को यूज करते हुए ऋण लेती है, इसलिए MSF में ब्याज दर थोड़ी महंगी होती है। रेपो दर की बात करें तो इसमें न्यूनतम आप 5 करोड़ का ऋण ले सकते हो। MSF में फैसिलिटीज़ के अंतर्गत आप न्यूनतम 2 करोड़ का ऋण ले सकते हो। रेपो दर की कोई सीमा नहीं है, और आपको पता है MSF के अंतर्गत इनकी सीमा दी गई है। टोटल NDTL का ये 2.5% तक मैक्सिमम ऋण ले सकते हो। NDTL मतलब टोटल दुनिया की जमा का ये 2.5% तक ऋण ले सकते हैं, और ये सभी बैंकों के लिए उपलब्ध है, और ये केवल अनुसूचित बैंकों के लिए उपलब्ध है MSF। और अगर करंट में हाल ही में इसको चेंज किया थोड़ा सा, ये अनुसूचित बैंकों के साथ साथ आरबीआई ने ये शायद करंट में ये कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी फैसिलिटीज़ दे दी आरबीआई ने। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनको भी फैसिलिटीज़ दे दी है, तो ये करंट में आपको देखने को मिल जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने इसको चेंज कर दिया, पहले केवल और केवल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों के लिए ही फैसिलिटीज़ थी, अभी इसको शायद कोऑपरेटिव बैंकों के लिए आरबीआई ने दे दिया है। और ध्यान रखना, रेपो दर में आप SLR की आपको जरूरत नहीं होती, जबकि MSF के अंतर्गत आपको ऋण लेना है तो उस परिस्थिति में लेते हैं जब आपके पास नॉर्मल तो कोई असेट रखी नहीं, तो आप SLR से निकालते हो अल्पकाल के लिए। इसलिए ध्यान रखना, रेपो दर है, और आपको री रेपो दर की बात करें तो री रेपो दर है वो रेपो दर से कम होगी, क्योंकि इसमें आरबीआई खुद लेता है, और MSF है वो रेपो दर से हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजन होती है। इसके बाद आपने एक शब्द सुना होगा ICRR, मतलब ICRR। देखो नॉर्मल CRR तो आपको पता है एक निश्चित अनुपात आरबीआई अपने पास लेता है बैंकों के पास, लेकिन जब विमुद्रीकरण किया गया था जब हमने डिमोनेटाइजेशन किया था, तो उस टाइम क्या पता है कि आपको पता है कि बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया एकदम से, क्योंकि दुनिया ने सब जमा कराना था, तो दुनिया ने सारा उनको जमा करवा दिया। तो इससे क्या है, बैंकों को बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा आ गया। अब ये पैसा अगर बैंकों के पास रहता तो इससे बैंक इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना ज़्यादा थी, क्योंकि बैंक ऋण ज़्यादा दे सकते थे, या ये पैसा है वो ज़मीन और सोने में ज़्यादा लगने की संभावना थी, जो एक तरह से ज़्यादा एक्टिव असेट नहीं है। फिर लोगों के पास, इससे क्या है कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा रहता तो लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से मतलब सोना खरीदते, तो इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी नेगेटिव जाता। विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें कमी होती, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ ऋण सस्ता हो जाता। जब मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा रहेगा, बैंकों के पास ज़्यादा रहेगा, तो बैंक सस्ते में ऋण दे देंगे। तो यहाँ पर अगर सस्ते में देंगे तो बैंक सस्ते में ही जमा करेंगे। तो सस्ता अगर बैंक ऋण देंगे तो लोग क्या करेंगे, मतलब जो सस्ता है तो लोग उस पैसे को निकाल करके लोग बाहर जमा करवाएंगे, ताकि वहाँ उनको ब्याज दर अच्छी मिल जाए। तो ऐसी स्थिति नहीं है, ये एक डर था उस टाइम विमुद्रीकरण के टाइम पर। इसलिए एक ऐसी स्थिति में आरबीआई एक नया प्रोविजन लेके आई थी उस टाइम के लिए, जिसे बोला गया ICRR, इंक्रीमेंटल CRR। इसके अंतर्गत आरबीआई ने बोला कि 26 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक जितना भी आपके पास जमा होगा 2016 में उस टाइम, जितना भी आपके पास जमा होगा उसको 100% CRR माना जाएगा, यानी कि उसको सारे को तुम आरबीआई को बेच देना। किसके रूप में? CRR के रूप में। तो इससे आरबीआई ने उनकी सारी मुद्रा खींच ली थी 26 नवंबर से लेकर के जो जमा हुई थी उसको इस CRR के अंतर्गत।
इसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपको पता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की जिम्मेदारी, उनको खरीदना और बेचने की जिम्मेदारी आरबीआई को दी गई है। तो आरबीआई क्या करती है, मुद्रास्फीति के समय उनको बेच देती है। क्यों बेच देती है, जब उनको बेचेगी सिक्योरिटी को तो मार्केट में लोग उनको खरीदेंगे, तो लोगों को पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा लोगों का आरबीआई के पास आ जाएगा, इससे मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन है कंट्रोल में आ जाएगी। अपस्फीति के टाइम पर क्या है कि उनको खरीदेगी ताकि लोगों के पास पैसा चला जाए। तो ये होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अलावा एक आई मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड स्कीम, जिसको बोलते हैं MSS। इसको 2004 में आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत सरकार आरबीआई को 30,000 करोड़ रुपए की, देखो नॉर्मली आरबीआई जब सिक्योरिटी छापती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वो लगभग 30 करोड़ रुपए की छाप सकती है। लेकिन इसके तहत आरबीआई को उससे ज़्यादा, मतलब 30,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मैच्योरिटी, मतलब उसको जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है मतलब छपाई करने की अनुमति इसके अंतर्गत दी गई थी। ठीक है ना। तो इसका क्या यूज कब हुआ था, जैसे जब क्या हुआ था कि ICCR की मैं बात कर रहा हूँ, तो ICRR है ये तो 26 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक काम कर गया। लेकिन उसके बाद भी बैंकों के पास बड़ी मात्रा में पैसा आया और लगभग बैंकों के पास बहुत ज़्यादा कैश था। अब वो आरबीआई हासिल है, तो आरबीआई को सरकार ने एक चीज़ बोली कि तू ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी छाप और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच दे बैंकों को, और उनका जो पैसा उनके पास रखा है उसको खींच ले अपने पास। तो आरबीआई ने इस MSS प्रोसेस का उस टाइम यूज किया था, को मतलब डिमोनेटाइजेशन किया गया था। तो इसका मतलब है कि आरबीआई इसको तब यूज करती है जब मार्केट से उसको पैसा खींचना हो, तो बहुत ज़्यादा से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बना करके इशू कर करके उनको मार्केट में बेचती है और सारा पैसा खींच लेती है। तो उसको बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड स्कीम। ठीक है ना। और इसमें एक है कि इसमें आरबीआई है वो करेगी, लेकिन आरबीआई वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी, तो अगर लोग उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेंगे तो उसके बदले में ब्याज तो देना ही पड़ेगा, तो उस पर ब्याज जिम्मेदारी सरकार की है, ब्याज सरकार देगी उस पर। ठीक है ना। तो ये इसमें ये प्रोविजन था। और आप ये जानते होंगे GSEC और ट्रेजरी बिल है, ये क्या होता है। GSEC की अगर मैं बात करूं तो GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, ये इनकी परिपक्वता अवधि 2 वर्ष तक की होती है, 1 वर्ष से अधिक होती है। ये ट्रेजरेबल है, ये अल्पकाल के लिए होते हैं, और इनकी जो अगर ट्रेजरेबल की अवधि होती है 91 डे, 182 डेज, 364 डेज की होती है। GSEC और T-बिल है, इनको जारी करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सरकार के पास इनको जारी करने का कोई अधिकार नहीं होता। राज्य सरकार डेटेड या दिनांकित प्रतिभूति जारी करती है। ठीक है ना। तो इनको GSEC और T-बिल को राज्य सरकारें जारी नहीं करती, केंद्र सरकार जारी करती है। इसके बाद होता है कैश मैनेजमेंट बिल, ये 90 दिनों के लिए जारी किया जाता है ना। तो ये सरकार की सिक्योरिटी जिनको अलग अलग टाइम अवधि के बाद अलग अलग जाना जाता है। इसके बाद होती है, ये ध्यान रखना, ये स्टेबलाइजेशन स्कीम है। अब एक आएगी स्टेरिलाइजेशन स्कीम, स्टेरिलाइजेशन, इसको ध्यान रखना। मैंने आपको थोड़ा अगर लास्ट उसमें बताया था स्टेरिलाइजेशन स्कीम क्या था, इसमें क्या है, ये प्रोसेस क्या था। देखो आपको पता है, मैंने बताया कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है मार्केट में डॉलर है वो ज़्यादा हो गया और रुपया है वो महंगा हो गया, तो आयातकों को फायदा, निर्यातकों को नुकसान हो गया। ऐसे स्थिति में सरकार आरबीआई क्या करता है कि मार्केट में रुपया डाल देता है और डॉलर को खींच लेता है। जब मार्केट में रुपया आता है तो एक टाइम के बाद इन्फ्लेशन बढ़ना चालू हो जाता है, तो मार्केट से उस रुपये को खींचने के लिए, या उसको अवशोषित करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है मार्केट में बेच देती है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक है ना। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉजिटिव होने के टाइम पर इसको यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ये तो आरबीआई के हैं मात्रात्मक। अब आरबीआई के गुणात्मक साधन क्या है, तो गुणात्मक साधन होता है सीमांत अनिवार्यता। सीमांत अनिवार्यता का मतलब है आपने मान लें कोई बैंक में गए कहीं और आपने अगर बैंकों के पास 100 रुपये का ऋण मांगा और उसके लिए 100 रुपये की आपने कोई वस्तु उनके पास संपार्श्विक रखी या गिरवी रखी या कोलेटरल के रूप में रखी, तो ध्यान रखना बैंक आपको ऐसा नहीं कि 100 के 100 का ही आपको ऋण दे देंगे, वो आपको एक निश्चित अमाउंट काट करके ऋण देंगे। 10% काट दिया तो 90 रुपये का आपको ऋण दे देंगे, उसे बोलते हैं सीमांत अनिवार्यता। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर मान लें कि लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई इसको बढ़ा देगा, यानी कि पहले अगर आपको 100 रुपये बदले 90 मिल रहे थे, अब आरबीआई इसको बढ़ा कर 85 कर देगा, तो आपके पास 5 रुपये कम आएंगे, तो मार्केट में 5 रुपये और कम आएंगे। ठीक है। तो ये होगा सीमांत अनिवार्यता। इसके बाद होता है कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट में होता है ईएमआई वाला सिस्टम। जैसे
एक आप ये को आपको तो पता है, ये तो आप नॉर्मली जानते होंगे, डाउन पेमेंट, अगर आपका डाउन पेमेंट ज़्यादा है तो ईएमआई आपकी कम होगी, और अगर आपका डाउन पेमेंट कम है तो ईएमआई आपकी ज़्यादा होगी। तो मुद्रास्फीति के टाइम पर आरबीआई क्या करती है कि मुद्रास्फीति के टाइम पर मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उस दौरान आरबीआई क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसके पास है, तो इसलिए वो क्या करेगी, डाउन पेमेंट बढ़ा देगी, ताकि एक झटके में ज़्यादा पैसा लोग जमा करा दें। जब आपका डाउन पेमेंट बढ़ जाएगा तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, नंबर ऑफ ईएमआई, ठीक है। तो मुद्रास्फीति के टाइम पर डाउन पेमेंट ज़्यादा होता है, ईएमआई कम हो जाती है आपकी। और जब मार्केट में पैसा कम हो तो आरबीआई क्या करेगा, डाउन पेमेंट बहुत सस्ता कर देगा। इससे क्या है कि भाई अब तुम थोड़ा सा ही दे दो लेकिन ले लो। तो उसके बाद क्या है कि जब डाउन पेमेंट कम हो जाएगा तो उसके बाद आपका ईएमआई है वो, उनकी नंबर ऑफ ईएमआई आपकी बढ़ जाएगी। तो इसको भी यूज करता है मार्केट में मुद्रा का विस्तार करना हो, संकुचित करना हो। नैतिक दबाव क्या है कि मान लो आरबीआई बोल रही है कि भाई सीआरआर को घटाओ, एसएलआर को घटाओ, मतलब बैंक दर को घटाओ, या तुम इस डायरेक्शन में ऋण दो, उस डायरेक्शन में ऋण दो। अगर कोई बैंक आरबीआई की चीज़ों को नहीं मान रहा तो आरबीआई उस पर नैतिक दबाव बढ़ाती है, और अगर उसके बावजूद भी कोई बैंक उसको फॉलो करता है तो वो सीधी कार्रवाई करते हुए उस बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर देती है। तो आरबीआई है वो लाइसेंस भी रद्द कर सकती है, उन पर जुर्माना भी लगा सकती है, जैसे कि हाल ही में रिसेंटली में एसबीआई पे भी लगाया था। इसके बाद अगर हम बात करें साख राशनिंग, साख राशनिंग क्या होती है, ये साख राशनिंग का मतलब है कि आरबीआई साख को की दिशा बदल सकती है। दिशा का मतलब है कि किस क्षेत्र में ज़्यादा साख देना है, किस में कम देना है, तो वो आरबीआई उसकी मात्रा है उसको निश्चित करती है, उसकी दिशा भी बदल सकती है। जैसे आरबीआई को चाहिए कि यार प्रायोरिटी सेक्टर, आपको पता है प्रायोरिटी सेक्टर अभी मैं बताऊंगा, प्रायोरिटी सेक्टर में ऋण देना है ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, इन एरिया में गाइडलाइन इशू करेगा कि अगर आप इन एरिया में ऋण दोगे तो हम आपको इसमें सस्ता ऋण प्रोवाइड करवाएंगे। तो आरबीआई इस आधार पर बैंकों की दिशा, बैंकों की ऋण देने की दिशा है उसको चेंज कर देता है। इसके बाद एक चीज़ आपने सुनी होगी, PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो भारत के मतलब प्राथमिक क्षेत्र है, उससे जुड़े हुए क्षेत्र है, कुछ ऐसे क्षेत्र है भारत में जो समय समय पर इसमें जोड़े जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको देखेंगे तो एक हो गया कृषि एवं उसके अलाइड सेक्टर, ठीक है ना। इसके अलावा एक तो ये हो गया, दूसरा आप देखोगे इसमें नवीनीकरण ऊर्जा वाले, तीसरा आप इसमें देखोगे MSME, चौथा आप स्टार्टअप, पांचवा इसमें एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे करके इसमें 8 सेक्टर को शामिल किया गया है जिन्हें हम प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं। इन सेक्टरों में के अंतर्गत ये कहा गया है PSL सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत कि हर बैंक को अपने टोटल दिए गए ऋण का 40% ऋण इन क्षेत्रों में जाना चाहिए। और ध्यान रखना, इन क्षेत्रों में जो ऋण जाता है तो उसकी ब्याज दर कम होती है। तो अब बैंक के प्राइवेट वो कॉमर्शियल यूज होते हैं, वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इससे बचना चाहते हैं, इसलिए PSL के अंतर्गत उनको बाइंडिंग कर दिया कि आपको 40% तो अनिवार्य रूप से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत ऋण देना ही पड़ेगा। पहले ये था कि अगर भारतीय विदेशी बैंक के जिनकी शाखा 20 से ज़्यादा थी उनको 40% देना था, और अगर मान लो 40% देने में ऐसे पड़ रहे तो उनको वह राशि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में बाद में देनी पड़ेगी, जिसका कंट्रोल है नाबार्ड करता है, और इस राशि पर भी उसको ब्याज मिलेगा लेकिन ब्याज की दर कम होगी। पहले ये चीज़ था लेकिन अब ये खत्म हो गया ये वाला। अब तो डायरेक्ट समस्त विदेशी बैंक चाहे उनकी ब्रांच 20 से कम है या ज़्यादा है, हर किसी को 40% देना पड़ता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें RR भी है, उनको 75% देना पड़ता है RR भी को, क्योंकि वो रूरल एरिया में होते हैं इसलिए। और हाल ही में 2024 तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी 2024 तक कितना कर दिया, 75% कर दिया। इसको करंट में आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गया PSL। इसके बाद होता है PSL, पब्लिक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। इसमें क्या है, इसमें यह है कि देखो कि अगर मान लें एक बैंक है SBI और एक है ICICI, सरकार ने कहा कि भाई SBI से कि आपको 40% ऋण देना है प्रायोरिटी सेक्टर में, लेकिन उस टाइम SBI ने मान लो 45% दे दिया, ठीक है, और ICICI ने उस टाइम मान लो 35% दिया। अब ICICI ने अपना 5% पूरा नहीं किया और इसने 5% एडिशनल दे दिया, तो ये 5% का इसके पास क्या होगा, PSL सर्टिफिकेट होगा, जिसको ICICI क्या करेगी, इससे खरीद करके अपनी जो पूर्ति है उसको पूरा कर देगी। तो वो जो सर्टिफिकेट होता है उसको बोलते हैं PSL सर्टिफिकेट। इसके बाद ये चीज़ हो गई। इसके बाद हमारा चीज़ आते हैं बैंकों पर, और बैंकों की चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो अब आते हैं बैंकिंग के अंतर्गत। आपको पता है बैंकों का काम क्या होता है, तो बैंक आधारकर्ता और बचतकर्ता के मध्य एक माध्यम का काम करते हैं। भारत में थोड़ा सा डेवलपमेंट देख लेते हैं क्योंकि ये सवाल PCS में ज़्यादा आ जाते हैं कि 1770 में भारत में सबसे पहले
बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जो यूरोपियों के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया पहला बैंक है वो अवध कॉमर्शियल बैंक था 1881 में। पीएनबी बना 1884 में। फिर उसके बाद तीनों प्रेसिडेंसी है। बंगाल में 1804 में बैंक खोला गया, बॉम्बे में 1840 में खोला गया, ठीक है ना, और मद्रास में 1843 में खोला गया। और ये तीनों प्रेसिडेंसियों के मेल बैंक मिलकर के बने बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1981 में इन तीनों को मर्जिंग करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसे बाद में एसबीआई के रूप में बदला गया 1955 में। ध्यान रखना, ये एसबीआई है, इसका कोई राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। ये क्या सरकार मतलब पहले से ही मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, जिसको बाद में भारत को समर्पित कर दिया गया, तो ये पहले से ही राष्ट्रीयकृत था। स्वतंत्रता के बाद पीएनबी और एसबीआई बैंक तो थे, परंतु इनके कार्यकलाप में परंतु और भी बैंक थे, उनके ज़्यादातर प्राइवेट बैंक थे, उनके कार्यकलाप बहुत ज़्यादा सीमित थे। या जैसे वो क्या है, प्राइवेट बैंक है तो अभी ज़्यादातर ऐसी जगह ऋण देंगे जहाँ से वापस चुक जाए, तो इनकी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थी, कृषि क्षेत्र में इनको ऋण नहीं दिए जाते थे। इसलिए सरकार ने इनका क्या करने का निर्णय लिया, राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। क्योंकि एक तो प्राइवेट थे तो जनता का विश्वास भी इन पर कम था, कहीं रुपये लेके भाग ना जाए, तो फिर इनका राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में 14 बैंकों का, 1980 में 6 बैंकों का, बाद में 1993 टोटल 20 हो गए थे। 1993 में न्यू इंडिया जो बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, उसका विलय कर दिया गया था पीएनबी के अंतर्गत। तो इस प्रकार ये कितने बचे 19। और हाल ही में आपको पता है इनका मर्जिंग करते हुए जा रहे हैं, है ना। और मर्जिंग करते हुए जो नरसिम्हन कमेटी थी उसने रिकमेंडेशन की कि भारत में 4-5 मजबूत बैंक होने चाहिए, तो इसलिए सारे बैंकों को निरंतर मर्जिंग किया जा रहा है। और इस टाइम यह है कि सरकार ने देखो राष्ट्रीयकरण करके इनमें फ़ायदा भी रहा, लेकिन इसमें कुछ कमी भी आई, तो ये मेंस के हिसाब से है, अभी इसको यहाँ पे स्किप कर देना। 1991 के बाद रीज़न क्या था कि इनकी ब्याज दर, इनकी एसएलआर, इनकी सीआरआर सबको डिसाइड कर रही थी सरकार। अब सरकार तो आपको पता है राजनीतिक हितों के हिसाब से डिसाइड कर रही थी, तो ये मार्केट और बैंक चलते हैं मार्केट के हिसाब से, तो ये बैंक है ना फेल होने लग रहे थे। सरकार ने ऐसी ऐसी जगह इनसे ऋण दुआ दिया जो वापस बैंकों के पास आया नहीं, तो बैंकों का एनपीए बढ़ गया, बैंकों की मतलब ब्याज घाटे का सौदा होने लग गए। तो इसलिए जब 1991 में हमने सुधार किए तो बैंकों में हमने विभिन्न प्रकार के सुधार की बात की, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति नरसिम्हन समिति, और नरसिम्हन समिति ने विभिन्न प्रकार के रिकमेंडेशन दिए। नरसिम्हन समिति ने बोला कि एक तो एसएलआर को घटाया जाए। पहले एसएलआर 30% 35% थी, तो बैंक बेचारे ऋण दे नहीं पाते थे, क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा तो एसएलआर के रूप में रखना पड़ता था। तो इसने बोला कि उसको घटाओ ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दें और अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को बढ़ाए। इसी प्रकार सार्वजनिक बैंक है, उसमें पहले क्या है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, तो बोला ये जो बैंक है ना, इनको चलने के लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि स्वायत्ता चाहिए, तो इनको स्वायत्ता की बात की गई। पीएसएल है, पहले 75% 80% पीएसएल था, अब उसको घटाकर कितना कर दिया 40%। नए बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि कंपटीशन हो। बैंकिंग लोकपाल की बात की गई। एनपीए उसको निपटान करने के लिए, जैसे नॉन परफॉर्मेंस असेट बोलते हैं, तो उसका निपटान करने के लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए जिसको जिम्मेदारी देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बैंक मतलब जमा नहीं करवा रहा तो उसने जमा रुपये लेते टाइम कुछ तो जमा करवाया होगा, उसको बेच करके बैंक को पैसा दे दो। तो ये इसने रिकमेंडेशन इसने की। फिर दोबारा नरसिम्हन समिति आई, फिर इसने नरसिम्हन समिति के बाद सरकार ने कुछ काम भी किया, ऐसी बात नहीं। प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस दिया गया था, 6 बैंकों को लाइसेंस दिया गया। इसके बाद नरसिम्हन समिति दोबारा बैठी, उसने क्या बोला, उसने उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर सरपासी एक्ट लाए। क्या हुआ था कि जो डीआरटी बनाए थे, डीआरटी के अंतर्गत क्या है कि डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं इनको। अगर मान लें ए बैंक है, इसने बी व्यक्ति ने इस ए बैंक से रुपये लिया, इसके बदले में इसने कुछ संपार्श्विक रखा। अब ये बी व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा इसको, तो क्या करेगा, ये ए व्यक्ति मतलब कोई प्रॉपर्टी रखे या कुछ भी रखे, तो ए बैंक है, अब उस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट नहीं बेच सकते, वो जाएगा डीआरटी के पास। डीआरटी को भी ये शक्ति नहीं थी कि वो प्रॉपर्टी को डायरेक्ट बेच दे, इसको परमिशन लेनी पड़ती थी कोर्ट की। तो कोर्ट इसमें जाता है मामलों में परमिशन नहीं देता, या बहुत डिले हो जाती थी चीज़, इसलिए सरपासी एक्ट है उसको 2002 में सरपासी एक्ट को लाया गया था। ठीक है, 2002 में सरपासी एक्ट है, इसको लाया गया था, और इसके अंतर्गत ये शक्ति दे दी कि जिन जिन पर संपार्श्विक है उसको डायरेक्ट बेच करके पैसा मतलब बैंक को दिया जाना चाहिए। कोर्ट की कोई अनुमति आपको नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत आप देखोगे सरपासी एक्ट में केवल सेक्योर्ड लोन का मतलब है, 2 तरह के लोन होते हैं आपको पता है, एक होता है सेक्योर्ड लोन सेक्योर्ड, और एक होता है अनसेक्योर्ड। सेक्योर्ड लोन का मतलब है कि जब बैंक आपको पैसा दे रहे हैं तो उसके बदले में आपके कुछ न कुछ तो ले रहे होंगे,
या आपकी ज़मीन ले ले, प्रॉपर्टी ले ले कुछ, तो वो तो बैंक के लिए सुरक्षित है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी बेच के बैंक पैसा कमा लेगा। अनसिक्योर का मतलब है जैसे आप कोई मतलब आप कुछ बिना कुछ रखे, बिना कुछ बैंक के पास रखे, अगर बैंक आपको लोन दे रहा है तो वो अनसिक्योर है, क्योंकि पता ही नहीं आप भाग गए तो क्या लेगा बैंक, बैंक के पास तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए उसको अनसिक्योर बोलते हैं। सरपासी एक्ट में वो कुछ कमी थी, ये केवल सिक्योर्ड लोनों को ही काम कर सकता, तो इसलिए इसकी कमी को दूर करने के लिए हम IBC लेके आए थे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड, और उसमें सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन दोनों को वसूल करने का तरीका आ गया था। तो वो चीज़ आप करंट में देखने को मिलेगी। इसके बाद इसमें RBI ने 2 बैंकों को ये लाइसेंस दिया था। इसके बाद NEFT, RTGS ये चीज़ आ गई। ये भी क्या है इसको संक्षिप्त में हम देख लेंगे बाद में करंट में अच्छे से। इसके बाद वित्तीय मध्यस्थों को, यानी कि जो वित्तीय मध्यस्थ है जिसे बैंक भी बोलते हैं, तो इन वित्तीय मध्यस्थों को 2 भागों में बांटा, और यहाँ एक तो होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और एक होती है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये दोनों में मतलब बैंकों में क्या अंतर होता है, नॉन बैंकिंग में क्या अंतर होता है, NBFI में। तो ये अच्छे से यहाँ तो नॉर्मल आपको ध्यान रखना है क्या क्या है, इसको भी अच्छे से हम देखेंगे। इसके बाद आता है 2012 में एक समिति बैठी, 3 समिति बैठी 2012 में। इनके सवाल भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। तो विमल जालान समिति, इसने बोला कि बैंकों को और लाइसेंस दिया जाए, विशेषकर प्राइवेट बैंकों को। तो 2 नए बैंक खोले गए थे, एक तो बाधा बैंक के कलकत्ता में खोला गया और IDFC बैंक के मुंबई में खोला गया। नचिकेत मोर समिति ने रिकमेंडेशन की कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जाए, इसके लिए पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, इनको लाया गया था। इनमें भी क्या अंतर है ये भी आपको करंट में बता दिया जाएगा। उसके बाद आया उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल समिति की रिकमेंडेशन के बाद मौद्रिक नीति समिति की बात बोली गई थी। हुआ क्या था कि आपको पता है कि 2 तरह की नीति होती है अर्थव्यवस्था में, मैंने बताया था, एक होती है राजकोषीय, दूसरी होती है मौद्रिक। अब देखो अर्थव्यवस्था का संतुलन करना है, जैसे मान लो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन में RBI ने तो अपनी नीति अपना ली कि ब्याज दर कम कर देगी, ठीक है ना, और ऋण है उनका महंगा कर देगी। लेकिन अगर राजकोषीय नीति अगर विस्तारवादी आ गई, अब मान लें RBI तो इधर लोगों को ऋण महंगा दे रही है ताकि मार्केट में पैसा कम जाए, लेकिन वहीं सरकार इनको DBT के माध्यम से पैसा भेज रही है, पेंशन दे रही है, इनको सस्ता चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है सस्ता सरकार, तो वो ये RBI की मौद्रिक नीति यहाँ पर फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से संकुचन कर रही है लेकिन सरकार उधर से बढ़ा रही है। तो पहले क्या था कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति है, इनमें कई बार कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये सक्सेस नहीं हो पा रही थी। इसलिए इनमें कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि दोनों अलग अलग है। राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार कर रही थी, मौद्रिक नीति का निर्धारण RBI कर रही थी, तो इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, और कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से अर्थव्यवस्था में इनके प्रभाविता या इनको इफेक्टिव करने के लिए समस्या आ रही थी। इसके लिए उर्जित पटेल ने एक रिकमेंडेशन दी, उसने बोला कि क्यों ना हम एक मौद्रिक नीति समिति बना दें, और इसके बाद सरकार ने मौद्रिक नीति समिति बनाई गई थी। मौद्रिक नीति समिति में आपको पता है 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं इसमें RBI के, 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसकी अध्यक्षता RBI का जो गवर्नर है वो करता है, ठीक है। इसमें सामान्यतः जो निर्णय होते हैं वो बहुमत से होते हैं, और निर्णायक मत की जो निर्णायक मतलब 3 = 3 हो गया, तो जिधर RBI का गवर्नर अपना वोटिंग करेगा वही निर्णय माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई मौद्रिक नीति समिति। उसके बाद 2014 के बाद NP देखते हैं। तो सबसे पहले NP क्या होता है, तो सबसे पहले बैंकों की असेट देखते हैं, उसी में NP आ जाएगा। तो असेट क्या है इसको देखते हैं पहले, ठीक है ना। तो यहाँ से हम चीज़ें हैं, असेट है, इनको देखते हैं, असेट को कि असेट क्या है। तो देखो एक होती है स्टैंडर्ड असेट। स्टैंडर्ड असेट है, इसका मतलब अगर बैंक ने कोई ऋण दिया है और उसको 90 दिन हुए हैं, तो 90 दिन तक अगर उसका ऋण भी मिल रहा है, ये मतलब ब्याज भी मिल रहा है और उसका मूलधन भी मिल रहा है, तो वो बैंक के लिए स्टैंडर्ड असेट, ठीक है ना। अगर किसी ने 30 दिन तक दे रहा है तो ग्रीन में आ जाएगा, ग्रीन जोन में। अगर 31 से 60 दिन के बीच में दे रहा है तो येलो जोन में जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 61 से 90 दिन के बीच में आ गया, कोई मतलब ऋण लेने वाला, और अगर ऋण नहीं दे रहा है तो इसमें आएगा, अलर्ट कर देगी भाई 90 दिन के बाद वो पैसा कन्वर्ट हो जाएगा NPA में, ठीक है ना। तो 90 दिन तक जब ऋण और मूल में से कुछ भी ना मिले तो वो ऋण माना जाएगा नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है ना। और 90 दिन के साथ साथ NPA के बाद अगर 1 साल तक भी अगर उसमें पैसा ना मिले तो वो क्या होगी, सब स्टैंडर्ड असेट। और सब स्टैंडर्ड असेट के बाद भी 1 साल बाद और नहीं मिले पैसा तो वो हो जाएगी डाउटफुल असेट, कि अब मिलने वाला नहीं है भाई वो।
और उसके बाद तो हो गई लॉस एसेट, अब वो क्या हो गया, बैंक का लॉस हो गया। तो इस तरीके से बैंक की असेट है उनको डिस्ट्रीब्यूट मतलब उसको बाइफरकेट किया जाता है। तो एनपीए क्या है, एनपीए बैंकों का वह पैसा है या बैंकों की वह ऋण उधारी है जो बैंकों ने दिया है और 90 दिन तक उसका ना तो कोई ब्याज मिल रहा है ना ही मूलधन की कोई राशि जमा हो रही है। तो उस बैंक की, अब बैंकों ने ऋण दिया है तो बैंक की असेट ही होनी चाहिए, लेकिन वो कौन सी असेट होगी, नॉन परफॉर्मिंग असेट, क्योंकि उसका फायदा बैंक को नहीं मिल रहा। ये एनपीए बैंकों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि जब बैंकों ने, मान लें बैंक है बेचारे, उन्होंने अगर ऋण दिया है और उनके पास अगर वो ऋण वापस लौट के नहीं आ रहा तो फिर दूसरे व्यक्तियों को बैंक कैसे ऋण देंगे, तो बैंकों की इनकम ही घट जाएगी, तो बैंकों की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए इसको सुधार करने के लिए समय समय पर कई प्रयास किए गए थे, जिसमें सबसे पहले तो ये किया गया, क्रेडिट लेके आए थे, क्रेडिट रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। इसके अंदर क्या था कि आरबीआई ने इस क्रेडिट के अंतर्गत ये बोला बैंकों से कि ऐसा नहीं कोई भी आया तुमने उसको ऋण दे दिया। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति 5 करोड़ रुपये से अधिक अगर आपको ऋण मांग रहा है तो उसका पूरा डेटा डिटेक्ट करो, क्या उसकी कितनी क्षमता है, क्या चुका पाएगा, कितना चुका रहा है, कब चुका रहा है, ये सारा डेटा उसको होना चाहिए। और इसको क्रेडिट को आरबीआई के अंतर्गत गठित किया गया था। पहले बैंक क्या है कि कोई बड़ा व्यक्ति आया, बैंक मैनेजर से मिला, उसने ऋण दे दिया और वो बाद में चुकाना उसने मना कर दिया। तो आरबीआई अब बैंकों पे कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट को लेके आई कि तुम हर किसी को ऐसे को ऋण देते हैं जो बाद में चुका नहीं सकता, इसलिए उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए आरबीआई क्रेडिट को लेके आया। अर्थात 5 करोड़ रुपये से अधिक का आपको ऋण दोगे तो उसकी सारी एंट्री मेरे पास आ जानी चाहिए, डिटेल के पास, वह है क्रेडिट। इसके बाद एनपीए को कम करने के लिए आरबीआई एक बार 3R फॉर्मूला लेके आई थी। 3R फॉर्मूला का अंतर्गत होता है रेक्टिफिकेशन, रीस्ट्रक्चरिंग और रिकवरी। रेक्टिफिकेशन के अंतर्गत आरबीआई ने बोला कि जो बैंकों की बैलेंस शीट खराब हो रही है उसका ढंग से जांच करो, क्योंकि पहले क्या है कि बैंकों की बैलेंस शीट आरबीआई के पास नहीं पहुंचती थी, तो आरबीआई को बैंकों का पता नहीं लग पाता था कि इन्होंने कितना ऋण दिया। तो इससे आरबीआई ने क्या किया कि बैंकों की बैलेंस शीट को देखा और पता लगा कि इन्होंने कितना एनपी दे रखा है। तो इसी रेक्टिफिकेशन के बाद ही बड़े बड़े घोटाले उजागर होकर आए, ठीक है, तभी पता लगा कि इन्होंने किस किस को ऋण दे रखा है। इसके बाद एक नया फॉर्मूला लेके आए थे, रीस्ट्रक्चरिंग। इसके अंदर 3 फॉर्मूला लेके आए थे, इनको ध्यान रखना। कभी कभी इनके, हालांकि ये अभी आउट ऑफ डेटेड हो गए हैं, इनको अब आरबीआई यूज नहीं करती, लेकिन चूंकि ये इकोनॉमी में एक शब्दावली के रूप में काम आ जाते हैं इसलिए इनको आप समझना थोड़ा सा। एक होता है 5/25। तो 5/25 का मतलब है कि सबसे पहले तो आपको बता दूँ, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है, आपने कई बार सुना होगा ऋण पुनर्संरचना। ऋण पुनर्संरचना का मतलब है कि बैंक है वो जिसको ऋण दिया है उस ऋण धारक से कुछ रियायत दे सकते हैं, या उसका ऋण चुकाने की टाइम अवधि को बढ़ा सकते हैं, या उसकी ब्याज दर को कम कर सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर के ऋण को मॉडिफाइड किया जाता है इसमें। तो उसी के अंतर्गत एक तरीका है 5/25। 5/25 में ये था कि जो ऋण चुकाने की अवधि है उसको इन्होंने 25 वर्ष तक बढ़ाने की बात कर दी। अगर कोई नहीं ऋण चुका रहा तो उससे बोल दे भाई आपको टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप 25 वर्ष चुका दो, लेकिन आपकी जो ब्याज दर है उसका हर 5 साल में हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आया एसडीआर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग। इसके अंतर्गत आपको पता है 2 चीज़ समझनी पड़ेगी, एक होता है शेयर और एक होता है ऋण। ऋण का मतलब है आपको ब्याज मिलेगा, शेयर का मतलब आपको हिस्सेदारी मिलेगी, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत आरबीआई ने क्या किया कि मान लें किसी बैंक कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का ऋण दे रखा, अब वो कंपनी चुकाने में असफल हो गई, तो आरबीआई बोलेगी भाई उन्हें 1000, मतलब बैंक बोलेंगे कि उन्हें 1000 करोड़ का शेयर दे दो, हमें शेयर की हिस्सेदारी बढ़ा दो। तो एसडीआर के अंतर्गत क्या कर दिया, ऋण को शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया था। और S4A का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत ये था कि मान लें 1000 करोड़ रुपये का बैंक ने ऋण लिया है, तो उसमें से आधे को तो शेयर में कन्वर्ट कर दें और आधे को वो बैंक मतलब कंपनी चुका दे। तो इसमें आधा आधा करने की बात की गई थी, लेकिन इसमें बोला गया कि जब वो शेयर का हिस्सेदार बनेगी तो प्रीफरेंशियल शेयर का हिस्सेदार बनेगा बैंक। और प्रीफरेंशियल शेयर मतलब वो शेयर होते हैं जिनमें आप कंपनी के हिस्सेदार तो बन जाते हो, लेकिन आपको वोटिंग करने का अधिकार वहाँ पर नहीं मिलता। इसके अलावा एक फॉर्मूला लेकर आई थी रिकवरी, और रिकवरी में आपको होता है DRT और सरपासी और IBC को लेकर आई थी। DRT का मतलब, ये DRT डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, जो व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल जो ऋण है उनको लेती है। और इसके अलावा NCLT होती है, आपको पता है, तो NCLT कंपनियों से ऋण वसूली का काम करती है IBC एक्ट 2016 के अंतर्गत। इसके अलावा एक चीज़ और सुनी होगी आपने, हेयर कट। हेयर कट का मतलब है कि अब आपको कोई ऋण नहीं मिल रहा, मतलब कोई व्यक्ति, कोई ये बैंक ने किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण दिया है,
अब वो व्यक्ति ऋण चुकाने में लग रहा है कि नहीं चुका पाएगा, उसकी क्षमता नहीं बची, तो बैंक क्या करेंगे, उसको थोड़ी छूट दे देंगे। भाई अगर आपको 100 रुपये था और आप पे 50 रुपये ब्याज का हो रहा है, तो ऐसे कर 25 रुपये ब्याज के मत देना, तो 125 रुपये हमें जमा करा दे। उसी को बोलते हैं हेयर कट। ऋण की एक निश्चित मात्रा में क्या करते, छूट देते थे। और राइट ऑफ का मतलब है, आपको पता है कि बैंकों को अपनी बैलेंस शीट है, और बैंक भी शेयर मार्केट से जुड़े रहते हैं, तो इनकी बैलेंस शीट है, इनके शेयर को ऊपर अप डाउन करती है। अगर इनकी बैलेंस शीट में नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, और एनपीए क्या है, इनका नेगेटिव पॉइंट है, तो वो अगर दिखता रहेगा तो वो इनके लिए गलत इमेज करेगा। इसलिए कई बार बैंक अपनी बैलेंस शीट को राइट ऑफ करने की सोचते हैं। राइट ऑफ का मतलब नए सिरे से लिखना, लेकिन इसके लिए इनको आरबीआई की अनुमति लेनी पड़ती है, नहीं तो हर कोई बैंक अपनी बैलेंस शीट को राइट ऑफ कर सकता है। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री एक तरह से रजिस्ट्री है, और पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री का मतलब है कि इसमें आपको कोई भी व्यक्ति है, ये केंद्रीकृत है कि कौन ऋणदाताओं की सारी रिपोर्ट है या सारी सूचना इसके अंतर्गत होती है, और जिसको आरबीआई आसानी से देख सकती है। इसके बाद आता है, ये आपने एक चीज़ सुना होगा, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। ये एनपीए की वसूली करने के लिए सुनील मेहता समिति की सिफारिश थी, जिसमें यह बोला गया कि अगर एक व्यक्ति, एक ऋणदाता यानी एक कंपनी जिसने 5-6 बैंकों से 2-4 बैंकों से ऋण ले रखा है, तो मान लीजिए मैं एग्जाम दे दूँ आपको, विजय माल्या ने तरह तरह के बैंकों से ऋण ले रखा है। एसबीआई से लिया था उसने, आईसीआई मतलब उसने पीएनबी से लिया है, उसने बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया है। अब मान लें इन तीनों ने ऋण लिया है इससे, और 50 करोड़ रुपये से अधिक का है, तो ये तीनों एक एग्रीमेंट करेंगे इससे ऋण वसूला कैसे जाए। उसी को बोलते हैं इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। ये ऋण देने वाले होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये किससे है, एनपीए की वसूली करने से है, और किसी एक ऋण लेने वाले ने अलग अलग बैंकों से, अलग अलग संस्थाओं से ऋण लिया है, तो उसकी वसूली का तरीका इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट होता है। इसके अंतर्गत जो संस्थाएं जोड़ती है वो खुद डिसाइड करती है कि किस तरीके से कितना वसूलना है। इसके बाद आती है ब्याज का आधार दर। ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे, अभी चूँकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए आप अगर इनमें देखोगे तो थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना, यहीं से सवाल आने की संभावना रहती है, और करंट में यही चीज़ घूम करके आएगी, ठीक है ना। तो अभी इतना ही रहते हैं, फिर आगे बाद में बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।